अगर हम इस साल की शुरुआत की बात करें तो कई सारी कंट्रीज़ के लिए वो अच्छी नहीं साबित हो रही है, बिकॉज कई सारी कंट्रीज़ ऑलरेडी रिसेशन की कगार पर है। और आईएमएफ का कल ये स्टेटमेंट आई कि 2023 में वर्ल्ड की जो 1/3 पॉपुलेशन है, 33% पॉपुलेशन है, हम कह सकते हैं वो रिसेशन में होगी। लेकिन फिर हमें उसके ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जैसे कि आप पिछले साल का डेटा देख सकते हो जो 1 दिसंबर 2022 तक का है, जिसमें सेंसेक्स और निफ्टी पिछले साल में 8.3% से और 8.1% से रिस्पेक्टिवली बढ़े हैं। तो नास्डैक की अगर बात करें, जहाँ पर यूएस की आईटी कंपनीज मेनली लिस्टेड होती हैं, वो -29% से डाउन था। S&P -17% से डाउन। और सीधे हम बाकी मार्केट की भी बात करें तो शंघाई 13% से डाउन है और निक्केई 2.9% से डाउन है। तो अगर इंडिया की बात करें तो कुछ सेक्टर्स पर जरूर असर पड़ेगा, जैसे कि इंडिया की आईटी आउटसोर्सिंग कंपनीज, जिनकी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसीज हैं। लेकिन उसको छोड़ के अगर हम बाकी मार्केट्स को देखें तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा असर पड़ेगा, बिकॉज काफ़ी सारे हम सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग की वेव इंडिया में आ रही है, साथ ही जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की वेव इंडिया में आ रही है, वो हमें काफ़ी आगे तक लेकर जाएगी। तो उस एंगल से हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर अब सवाल ये आता है कि वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो आपको साल में 20-50 कंपनीज ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस 6 से 7, या ये भी फिगर मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, उससे भी कम कंपनीज ढूंढनी है जो मल्टीबैगर हो सकती हैं। तो आपको पूरा टाइम जो है उस स्क्रीनिंग पर लगाना है कि बेस्ट इनमें से मैं कैसे निकाल सकता हूँ और कैसे उनमें लंबे टाइम के लिए बने रह सकता हूँ। और उसके लिए आज हम बात करने वाले हैं उन पर्टिकुलर सेक्टर्स की जिनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। तो एक वो चीज़ हो जाएगी कि आप इन सेक्टर्स में कुछ कंपनीज देख सकते हैं, क्योंकि जिन सेक्टर्स की आज हम बात करने वाले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में भी अगले 2-4 साल के लिए वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला ये वीडियो। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है स्मॉल केस, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर उस सेक्टर की बात करने वाला हूं जिनके प्रोडक्ट्स को आजकल आप लोग कुछ ज़्यादा ही कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। हालांकि हेल्थ के लिए इनके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कुछ ज़्यादा ही कंज्यूम कर रहे हैं। आपको आइडिया होगा कि मैं किस सेक्टर की बात करूँ। मैं बात कर रहा हूँ QSR, दैट इज़ क्विक सर्विस रेस्टोरेंट सेक्टर की, जिसमें पर्टिकुलरली फास्ट फूड कंपनीज आती है। अगर हम देखें तो आज की जो यंग जनरेशन है हमारी, मैं आपको थोड़ा एक डेटा बता देता हूँ सिंपल सा, कि इंडिया के 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है, 50% 25 साल के नीचे है। 65% पॉपुलेशन 35 से कम है। इंडिया की जो एवरेज आयु है, एवरेज एज है इंडिया की, वो है 29 ईयर्स। अगर हम इसे चाइना से कंपेयर करते हैं तो चाइना की है 37 ईयर्स एवरेज एज। जापान से कंपेयर करते तो कितनी होगी? 48 ईयर्स। यानी कि इंडिया एक काफ़ी यंग है, फिलहाल बहुत ज़्यादा यंग है। और ये जो यंग पॉपुलेशन क्या करती है, इस पर भी काफ़ी कुछ चीज़ें डिपेंड करती है। और यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है QSR में। मतलब ऑफकोर्स मेट्रो सिटीज़ में तो काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं। अगर आप छोटे से शहर से हो, फिर भी आप देख रहे होंगे पिछला 1-2 साल का ही ट्रेंड देख लो आप, ज़्यादातर पिज्ज़ा रेस्टोरेंट, बर्गर रेस्टोरेंट, फास्ट फूड रेस्टोरेंट ओपन हो रहे हैं। और कई सारी जगह पर जो डोमिनोज है, मैकडोनल्ड्स है, ये लोग भी अब धीरे धीरे इन सिटीज़ में एक्सपांड करें, बिकॉज यहाँ पर उनको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। बिकॉज यंग जनरेशन तो यही पसंद है कि थोड़ी आउटिंग करना, फास्ट फूड कंज्यूम करना। तो यंग पॉपुलेशन तो एक रीज़न है, बट बस यही रीज़न नहीं है। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो लोगों को फिलहाल बहुत अच्छी सैलरीज भी मिल रही हैं, पर्टिकुलरली थैंक्स टू आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। बट कई सारे अभी सेक्टर्स इमर्ज हो रहे हैं, जॉब्स अच्छे खासे क्रिएट हो रहे हैं, और इन सारी चीज़ों का फ़ायदा QSR को 101% होगा। तो यहाँ से आगे मुझे लगता है कि इंडिया में ये ट्रेंड जस्ट स्टार्ट हुआ है, और मुझे लगता है कि आने वाले 3 से 5 साल में ये ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा उभर कर आएगा। और इस सेक्टर में पर्टिकुलरली जो कंपनीज हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा। अगर इस सेक्टर की मैं कंपनीज की बात करूँ, इसमें से एक है जुबिलेंट फूडवर्क, जिनके पास डोमिनोज पिज्ज़ा की मास्टर फ्रेंचाइजी है। लेकिन सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, बल्कि नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ की मास्टर फ्रेंचाइजी भी इनके पास ही है। और साथ ही डंकिन डोनट्स की भी फ्रेंचाइज इनके पास है। अगर हम पिज्ज़ा मार्केट की बात करें, उसमें भी अगर हम ब्रांडेड प्लेयर्स की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा प्लेयर इंडिया में डोमिनोज है। इसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत तो नहीं है, बट काफ़ी मतलब सेल्स ग्रोथ भी इनकी अच्छी खासी रही है। अगर हम पिछले कुछ सालों की प्रॉफिट ग्रोथ भी देखते हैं तो वो कंसिस्टेंटली डबल डिजिट रही है। और इसके अलावा देवयानी इंटरनेशनल और ये कई सारे प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में हैं। मैं सजेस्ट करूँगा आप अपना थोड़ा डिटेल में एनालिसिस कीजिए और फिर ये डिसाइड कीजिए कि इनमें से कौन सी कंपनी आपको लगती है कि ये जो वेव है फास्ट फूड का, उसमें सबसे इमर्जिंग और सबसे बड़ा प्लेयर बनकर उभर कर आ सकती है। उसके बाद हम एक अगले सेक्टर की बात करते हैं। अब ये जो सेक्टर है, ये हालांकि है तो बहुत छोटा, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन से नहीं, इनफैक्ट जो अवेयरनेस है वो भी तेज़ी से बढ़ रही है और ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से हो रही है। क्या आपने गेस किया मैं किस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री की। तो अगर हम एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री की इंडिया में बात करें, पर्टिकुलरली आप आसान भाषा में बताओ तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो इंडिया में क्या है कि आपने 10 बार ऐड देखी होगी, म्यूचुअल फंड सही है, फिर आपको सवाल आता होगा कि ये गवर्नमेंट इतना पुश क्यों कर रही है।
एमफी इतना ज़्यादा पुश क्यों कर रही है कि हर ऐड में बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर्स आते हैं, इतना सारा पैसा यहाँ पर दिया जा रहा है। तो एक्चुअली इसमें एक चीज़ ऐसी है कि जो सेबी है उसके पास कई सारी वो फ्रॉड डिटेक्ट करती है, और फिर कई सारे फ्रॉड जब हो जाते हैं तब कुछ ऐसा पैसा सेबी के पास रहता है जिसको कोई क्लेम ही नहीं करता। यानी पैसा तो रिकवर किया लेकिन जिनका है उन्होंने अब तक तो बताया नहीं कि हमारा है। तो ऐसे में ये जो पैसा है ये सेबी के एजुकेशन इनिशिएटिव फंड में जाता है, और इसके तहत ही फिर म्यूचुअल फंड सही और बाकी कैंपेन्स चलते हैं। अगर हम यहाँ पर जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, उसकी बात करें तो वो इंडिया में पिछले 10 सालों में 500% से भी ज़्यादा बढ़ा है। आप कैलकुलेट कीजिए कि सालाना ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में 44 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, उनमें से हार्डली 4 से 5 यहाँ पर लिस्टेड है, और बहुत सारी प्लान कर रही है इंडियन एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने का। तो यहाँ पर आपको लिस्टिंग में जो IPOs आएंगे उसमें अच्छी AMCs मिल सकते हैं। यहाँ पर जो लिस्टेड है उनमें से मुझे अभी तक कोई खास नहीं लगी है अपार्ट फ्रॉम HDFC AMC। मतलब HDFC AMC भी बेटर फंडामेंटल वाली कई सारी AMCs हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो लिस्ट नहीं हुई है। तो यहाँ पर एक वेट करने में बेटर अपॉर्चुनिटी है। इस साल मुझे लगता है कि 1-2 AMCs के IPO आराम से आ सकते हैं। अब इसके बाद एक और इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसका फ्यूचर तो सबको पता है, सबने पता कर लिया कि इसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है एटलीस्ट अगले 5 सालों के लिए, और यहाँ पर काफ़ी कुछ तेज़ी से मूवमेंट हो रही है, और उसका नाम है ग्रीन एनर्जी। तो पिछले 6 सालों में ये सेक्टर 15.92% की स्पीड से बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड है ये। और इसमें मेजर जो पार्ट आता है, सबसे जो मेन 55% जो मार्केट शेयर है उसमें वो सोलर पावर का है, उसके बाद आता है विंड पावर, और फिर बाकी धीरे धीरे बाद में आते हैं। और फिर रिन्यूएबल एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसमें फिर गवर्नमेंट इंसेंटिव काफ़ी सारे आ रहे हैं, लोगों को भी अब इंपॉर्टेंस पता चल गया। और एक और प्रॉब्लम ये भी है इंडिया में फिलहाल कि जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो काफ़ी बढ़ रहा है तेज़ी से। मतलब जब तक हम घर में यूज़ करते थे पहले तो यूज़ तो उतना ही था, घर में था, इंडस्ट्रीज़ में था, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई हैं, तो यहाँ पर भी ये सारा इलेक्ट्रिक का कंजम्पशन अभी तो उतना नहीं बढ़ा है, बट आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। तो उसको फुलफिल करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सारी कंट्रीज देख रही है, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग और काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है। और फिर जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, आपने भी देखा होगा आपके सिटी में, तो वो भी अपनी इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बचाने के लिए अपने छत पे सोलर पैनल्स लगा रहे हैं। मतलब वो तो खैर एक अलग सेगमेंट है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि रिन्यूएबल एनर्जी से बनने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कंजम्पशन आने वाले टाइम में काफ़ी बढ़ने वाला है। बस इस सेक्टर में एंटर करते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, और वो ये कि यहाँ पर वैल्यूएशन का आपको सही एनालिसिस करना जरूरी है, वरना अदरवाइज आप यहाँ पर थोड़ा फंस भी सकते हैं। अब क्योंकि ये जो सेक्टर है इसकी ग्रोथ के बारे में ऑलरेडी काफ़ी सारे लोगों को पता था, तो उन्होंने क्या किया कि इस सेक्टर के कई सारे पेनी स्टॉक्स खरीद लिए, लेकिन फिर बाद में तो काफ़ी सारा नुकसान वहाँ पर हो गया। बट यहाँ पर आपको सही रिसर्च एनालिसिस ज़रूरी है। अगर आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्मॉल केस के पास इसका एक बहुत बेटर सोल्यूशन है। आप सिंपली इनका द 2022 ट्रेंड सेटर्स ये कलेक्शन ऑफ स्मॉल केस चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर अलग अलग स्मॉल केसेस आपको दिखेगी जिन्होंने 2022 में बहुत बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं, जैसे कि ग्रीन एनर्जी स्मॉल केस, वैल्यू एंड मोमेंटम स्मॉल केस, हाई क्वालिटी राइट प्राइस स्मॉल केस, राइट मोमेंटम स्मॉल केस, डिविडेंड एरिस्टोक्रेट स्मॉल केस, इक्विटी एंड गोल्ड स्मॉल केस एंड ऑल वेदर इन्वेस्टिंग स्मॉल केस, टॉप 100 स्टॉक स्मॉल केस और क्वालिटी स्मॉल कैप स्मॉल केस, जिन्होंने 2022 में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और इनमें से जिन जिन में आपको पोटेंशियल लगता है उन पर आप ध्यान दे सकते हैं, बिकॉज आपका रिसर्च का काम यहाँ पर काफ़ी सारा आसान हो जाता है। तो स्मॉल केस के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए और जो ट्रेंड सेटर से 2022 के इनके रिटर्न्स चेक करने के लिए नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, उसे जरूर चेकआउट कीजिए। काफ़ी कुछ इनसाइट्स आपको यहाँ पर मिलेगी और आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेंगे। और आप अगर NY30 कूपन कोड यूज करते तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा इनके सब्सक्रिप्शन पर, तो तुरंत स्मॉल केस को चेकआउट कीजिए। अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, और अगला सेक्टर ऐसा है कि जिसमें भी पेनिट्रेशन की काफ़ी कमी है, और वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का अगर इंडिया का पेनिट्रेशन देखें तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में काफ़ी कम है। 2001 में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 2.71% था, और अभी ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2019 तक 3.76% पर आ गया है। और अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो उसका पेनिट्रेशन इंडिया में सिर्फ 2.82% है, और नॉन लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो उसका सिर्फ 0.94% है। तो अगर हम ग्लोबल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करें फॉर लाइफ सेगमेंट तो वो है 3.35%। अगर हम US और बाकी कंट्रीज़ की देखें, डेवलप कंट्रीज़ की, तो 12-13% के करीब इनका इंश्योरेंस पेनिट्रेशन आता है। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को कैलकुलेट करने का तरीका यह है कि इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसे डिवाइड किया जाता है GDP से, और फिर जो परसेंटेज निकलेगा उसे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कहते हैं। बहुत सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स फिलहाल इसके बारे में बात करें तो अवेयरनेस ऑफकोर्स बढ़ रहा है, और जो प्रीमियम है वो भी लगातार बढ़ रहा है। मतलब अगेन इट इज़ अप टू योर एनालिसिस कि किस तरह से आप एनालिसिस करते हैं और उन बेस्ट कंपनीज को निकालते हैं सेक्टर में से, बिकॉज इसमें पोटेंशियल बहुत है। और जैसे कि मैंने बात की QSR सेगमेंट की तरह, तो इस सेक्टर में भी अभी तो बस शुरुआत हुई है, और यहाँ पर बहुत एक्सपोनेंशियल मार्केट ग्रोथ आपको देखने मिलेगी। इसके साथ ही 1-2 और सेक्टर्स की मैं बात करता हूँ जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नजर आता है, और उन कंपनीज पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। और उनमें से एक मुझे लगता है नियो बैंकिंग स्पेस है। ये मेरे हिसाब से एक सब सेगमेंट है बैंकिंग का, कि जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है वो अब तक मतलब लगभग अच्छे से काम की, जहाँ पर आप बैंक में जाते हो, अकाउंट ओपन करते हो, जो भी काम है बैंक से या फिर नेट बैंकिंग की मदद से करते हो। लेकिन यहाँ पर अब एक कुछ इस तरह से
फिनटेक कंपनीज आई है जो नियो बैंकिंग ऐप के तौर पर काम करती है, लेकिन जो उनके पीछे एक बैंक होती है, उनका एक टाइप होता है बैंक के साथ। तो जब आप किसी नियो बैंक के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो अल्टीमेटली आपका अकाउंट उस फिनटेक कंपनी के साथ नहीं बनता है, वो अकाउंट आपको बनेगा जिस बैंक के साथ उस फिनटेक कंपनी का टाइप है उसके साथ। तो मैं जो देखता हूँ कि आजकल लोगों को सब कुछ ऑनलाइन चाहिए, 100% ऑनलाइन। और ये जो नियो बैंकिंग स्पेस है, मुझे लगता है कि ये मतलब यूके की बात करें तो वहाँ पर तो एक्सपोनेंशियली इसकी ग्रोथ हुई है, इंडिया में जस्ट ये स्टार्ट हुआ है, तो मुझे यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल लगता है। अब आप पूछेंगे कि ठीक है, इस पर हमें नियो बैंकिंग पर हम बुलिश भी हैं तो करना क्या है, तो आपको पर्टिकुलरली फिगर आउट करना है कि इंडिया में टॉप नियो बैंक कौन कौन से हैं। तो ये 2-4 न्यू बैंक्स हैं इंडिया में जो काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, जैसे कि जुपिटर है, FI.money है, यहाँ पर नियो करके है NIYO। तो ये काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स इमर्ज हो रहे हैं। तो आपको सिंपली ये देखना है कि इनका टाइप किस किस के साथ है और इनका थोड़ा डेटा एनालिसिस आप कर सकते हो कि किस तरह के अकाउंट्स ये खोल रहे हैं। मैं थोड़ा मेरे साइड से थोड़ा पर्सपेक्टिव आपको बताता हूँ कि जैसे जुपिटर की बात है तो मैंने अपना लगभग हर एक जो नियो बैंक है उसके साथ मेरा एक अकाउंट है, मेरा नियो में भी है, FI.money में भी है, जुपिटर में भी है। तो इन ऐप्स के साथ जिस बैंक का टाइप है शायद मैं उसके साथ डायरेक्टली नहीं जाता, बिकॉज नेट बैंकिंग तो हमारी जनरेशन के लिए उतना सूटेबल नहीं है। तो हमें तो ऐसा चाहिए कि कोई बहुत ही टेक सेवी हो, और ये नियो बैंक्स बहुत टेक सेवी है, टेक्नोलॉजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और जब मैंने इनके साथ अकाउंट खोला तो मैं उसे एक्टिवली धीरे धीरे यूज़ भी करने लगा, बिकॉज मेरे एग्जिस्टिंग बैंक से मुझे वो बेटर लगे। दूसरी चीज़ मुझे ये लगी कि इसमें से जो कई सारी न्यू बैंक है वो सैलरी अकाउंट खोल रहे हैं। जैसे हमारी कंपनी की बात करूँ तो हम सैलरी जुपिटर की मदद से देते हैं। तो जुपिटर क्या करता है, तो जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उन्हें वो जुपिटर कहता है कि हम अपने जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस देंगे फ्री में, अगर आप सैलरी अकाउंट हमारे जरिए खोलते हैं तो हमने फिर वो भी ट्राई किया और बहुत सारी कंपनी जुपिटर के जरिए सैलरी अकाउंट्स भी खोल रही है। हो क्या रहा है, जो बैंक से इसके बेनिफिशियरी जिसके साथ इनका टाइप है उनको फ्री में उनका कासा रेशो बढ़ रहा है, यानी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशो। बिकॉज बहुत सारा, अब हम कंपनी में जितने सारे लोग हैं हम सबके अच्छा खासा डिपॉजिट उस सेविंग अकाउंट में रहता है जो फेडरल बैंक यूज़ कर रही है। तो यहाँ पर कई सारी बैंक्स बहुत अग्रेसिव है स्पेस पर, जो फटाफट टाइप कर रही है और उनका बिजनेस भी उनको बैठे बैठे अच्छा खासा कासा उनका बढ़ रहा है तेजी से। तो उन बैंक्स पर आप फोकस कर सकते हैं। ये सेक्टर है काफ़ी नया है, यूनिक है, एक पूरा सेक्टर नहीं कह सकते, एक छोटा सा सब सेक्टर है, लेकिन मुझे तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगता है। मुझे आने वाले टाइम में लगता है कि इंडिया का लगभग 7 to 8% जो पॉपुलेशन है वो शायद बैंकिंग न्यू बैंक के जरिए एक्सेस कर सकता है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। और मैं तो एक्सट्रीमली बुलिश हूँ सेगमेंट पर। बट आपको अब ये देखना है कि कौन कौन सी न्यू बैंक्स हैं टॉप की इंडिया की, किस तरह के अकाउंट्स उन्होंने खोले, ये सारा डेटा आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो फिर आप बताइए, कभी मैं चाहूँ तो किसी शॉर्ट के जरिए या फिर लॉन्ग वीडियो के जरिए इसे कवर करने की कोशिश भी करूँगा। तो ये कुछ सारे सेक्टर्स हैं जो बहुत ही फास्ट इमर्ज हो रहे हैं, बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहे हैं। अब इनमें से कंपनीज ढूंढना अब मैंने आप पर छोड़ दिया। अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें कवर करनी चाहिए आने वाले टाइम में, तो वो भी मैं ज़रूर करूँगा। तो फिलहाल यहीं पर रुकता हूँ। और रिसेंटली हमने थोड़ा शॉर्ट वीडियोज़ भी डालना शुरू किया है, तो कभी टाइम मिले तो उसे भी ज़रूर चेक करना। तो थोड़ा फाइनेंस में फन ऐड करके बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से फाइनेंस को लोगों तक पहुंचाने की इन शॉर्ट्स के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो ज़रूर चेकआउट कीजिए और आपके कुछ फीडबैक्स रहेंगे तो वो भी हम तक ज़रूर पहुंचाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।